हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी लर्न टू ग्रो। अभी तक में हमने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर उसके 2 क्लासेस कर चुके हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर यस्टरडे। एज यू नो देयर वाज अ ह्यूज रेनफॉल, तो उसकी वजह से नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसी वजह से क्लास बन नहीं पाई थी, अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से आपको क्लास नहीं मिली है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यस आज सब कुछ अच्छा अच्छा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जल्दी से विदाउट फर्दर ड्यू। ओके, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला था इसके 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे, राइट। 4 पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट था उसके 3 पार्ट थे, वो सारी चीजें हम लोग खत्म कर चुके हैं। पोलर, नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर जो थे वो सारे कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं बात की सेकेंड वाला जो उसका ठोस के जो क्रिस्टलीय पार्ट होते हैं उसके दूसरे नंबर पे, यानी कि आयनिक ठोस पे आते हैं। उसमें क्या था, वैसे ठोस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयंस के फॉर्म में होते हैं। आयंस होते, जैसे मॉलिक्यूलर वाले में क्या था, जिसके अवयवी कण अणु होते थे, है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर निकाला था। फिर मॉलिक्यूलर के भी हमने पार्ट्स पढ़े थे अलग अलग, है ना, पोलर, नॉन पोलर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आयन हो गया। और तीसरा वाला क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना, याद रखिएगा ये सारी चीजें। ओके, आयन है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं उसमें आयंस होते हैं, जो आयन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं, यानी कि आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। आयनिक ठोसों में, आयनिक सॉलिड का जो निर्माण होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि एनायन, धनायनों से होता है। एनायन यानी कि धनायन होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जो आयनिक ठोसों का निर्माण होता है वो अगर पूछा जा रहा है तो किससे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि एनायंस या फिर धनायन से कहा जाता है। तथा नेगेटिव चार्ज आयंस, कैटायंस आयंस के 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल में विन्यासों में स्ट्रॉन्ग स्थिर वैद्युत यानी कि कूलामी बलों से बंधने पर होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, पॉजिटिव आयंस यानी कि एनायंस और कैटायंस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, मगर किसमें, 3 डायमेंशनल वे में यानी 3 आयामी विन्यासों में स्ट्रॉन्ग लेकिन स्थिर जो वैद्युत इसमें यूज होगा, वैद्युत कुलामी बलों से। ठीक है, जो क्यूलाम फोर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूलाम फोर्स बोलते हैं। तो बंधने पर होता है, तो जो यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है वो कह सकते हैं कि क्यूलाम फोर्स बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, फिर आयनिक ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना क्षण भंगुर काइंड ऑफ, तो वैसे ही आयनिक ठोस क्या होते हैं, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ओके यस। पिछले क्लास में एक्चुअली मुझे कमेंट मिला था, मैंने जिसमें मैंने देखा था कि अचालक के बारे में पूछा जा रहा था, तो मैं भी बता देती हूँ। अचालक मतलब नॉन कंडक्टर। जब भी हम ऐसी चीजों को लेके चलते हैं जिसमें कि जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर सके, है ना, जैसे वायर्स हैं, तो वायर्स में क्या आयरन, लेड, कैडमियम इस तरह की चीजें यूज होती हैं जिसमें से कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके गुड कंडक्टर है ना, तो अच्छे कंडक्टर हैं और इनके थ्रू इजिली पास हो सकती है। आपने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रिसिटी के, तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं दोज आर दी कंडक्टर्स। ठीक है, और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कि अगर बिजली जाएगी तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर एवरीवन। ठीक है, तो उसको हम नॉन कंडक्टर्स के नाम से बोल दिए जाते हैं, यानी कि वो जिसमें कि बिजली नहीं चल सकती, वो बिजली के अचालक है। ठीक है, सो नॉन कंडक्टर है वो उसको नहीं चलाने के लिए उपयोग होंगे। तो सिमिलरली जो हम लोगों ने पढ़ा था बर्फ के बारे में, पानी के बारे में, ऑब्वियसली भाई क्या होगा अगर जो पानी है उसमें बिजली छोड़ दो, क्या होगा आपको पता है ना, वो जितने भी अगर मान लो नदी वगैरह में छोड़ दी गलती से बिजली का तार गिर गया तो जितने प्राणी सबके सब फ्राई हो जाएंगे, रोस्टेड आइटम्स, है ना। सो दैट इज अ बैड कंडक्टर।
सो इट इज कॉल्ड एज नॉन कंडक्टर, अचालक है वो, उसको यूज नहीं करना है विद्युत के साथ, बेसिकली बात ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से उसे कोसों दूर रखना है, बिकॉज इट्स अ नॉन कंडक्टर, इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल इफ वी यूज इट। ओके, ऑलराइट। आयनिक ठोस के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं यानी कि गलनांक की जब हम बात करते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं यानी क्वथनांक की बात करते हैं, वो उच्च होते हैं। क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो होते हैं, चूंकि आयनिक ठोस में आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि जो इसमें आयनिक ठोस में जो आयन होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो फ्री मूवमेंट, ये पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। ठीक है, जो आयन्स होते हैं उनको गमन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत रोधी। रोधी मतलब क्या होता है? टू स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में, किसमें? लिक्विड स्टेट में। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट में अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये कि आप सपोज अगर एक आपने देखा होगा, आप जब संगम किनारे जाते हो वहां पे आपको ना कुछ पत्थर ऐसे मिलते हैं जो ना घुलने वाले रहते हैं। ठीक है, या तो फिर आप एक सैंड ले लो, उसको खूब पानी वानी लगा के उसमें जैसे आप करते हो ना, उसको खूब अच्छे से उसको टाइटली एक स्टोन बना लो। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे क्या करो? एक पानी में डाल दो। तो जब तक वो स्टोन के रूप में रहेगा तब तक क्या है, उसमें कोई जो ये आयंस है इसका गमन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसे पानी में डाल दिया, ठीक है, या फिर वापस गंगा जी में फेंक दो, ठीक है, तो क्या होता है? वो पूरा पूरा घुल जाता है ना। वो चीज क्यों हो रही है? बिकॉज उसके में फ्री मूवमेंट जो थी वो उसकी फ्री हो चुकी है। वो जितनी टाइटली उसमें आयनिक बॉन्ड्स बने हुए थे वो सारे के सारे जैसे लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो वो आराम से इजिली मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसमें। तथा वे विद्युत का संचालन करते हैं, और जब वो ऐसा कर देते हैं, जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो संचालन करना होता है, जो विद्युत का संचालन अभी तक जो रोक रहे होते हैं, उसका विरोध कर रहे होते हैं, उसे रोक रहे होते हैं विद्युत को, तो वो उसके बाद में क्या करते हैं? विद्युत के एक तरीके से चालक के रूप में काम करने लगते हैं और विद्युत को जाने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं उसमें से। ओके, अर्थात आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर्स। ठीक है, तो बैड कंडक्टर्स हैं आयनिक सॉलिड अगर वो सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तथा गलित अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर है। ठीक है, गलित अवस्था तथा जल के विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, चालक मतलब कंडक्टर, सुचालक गुड कंडक्टर, कुचालक बैड कंडक्टर्स, जस्ट लाइक सपूत कपूत। ठीक है, ओके, धात्विक ठोस। अब आते हैं, ये आयनिक सॉलिड हमारा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं मेटेलिक सॉलिड के ऊपर। मेटेलिक सॉलिड में क्या चीज है यहाँ पे जानने वाली कि धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वही हमारे मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। धात्विक ठोस के जो अव्ययी कण होते हैं उसमें क्या होता है? धनायन होते हैं, यानी कि एनायंस जिसे हम बोलते हैं, एनायंस होते हैं। वास्तव में धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन से धीरे और उनके द्वारा संलग्न धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। तो ये एक्चुअली में क्या है? जो ये धातुएं हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसमें भी ना स्लोली एंड ग्रेजुअली एक साथ जुड़ के, जो इसके एनायंस हैं वो जुड़ के व्यवस्थित संग्रह के एक
कलेक्शन के रूप में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। क्यों? मैंने हमेशा बताया था इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स भी मूव करते रहेंगे, वो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। सॉलिड फॉर्म में हो तो भले ही अपनी जगह पे ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे, बट दे विल मूव बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे ऑलवेज मूव, दे ऑलवेज ट्राई टू मूव। ओके, सो निरंतर गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। अगर हम लोग बाकी चीजों की बात की है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स निरंतर गतिशील होते ही होते हैं, मगर जो क्रिस्टल होता है हमारा, ठीक है, क्रिस्टल में सबसे ज्यादा समरूप से विस्तारित होते हैं, मतलब कि इक्वली डिवाइडेड होंगे ये, ठीक है, इक्वली फैले होंगे हर जगह। तो किसमें रहता है? क्रिस्टल में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है धात्विक ठोस के ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन ही धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, ये फ्री भी होते हैं और ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में जो ये मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी कैपेबिलिटी के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी कितना अच्छे से काम कर सकती है, हाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हीट रहती है उसको चलाने के लिए क्या रहते हैं? रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। जब धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसे धातु जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये विद्युत के लिए गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करवाएंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मेटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, बिकॉज ये ही कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, ये फ्री होते हैं और इसकी जो गतिशीलता होती है उसी के कारण ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस वे से पास होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं धात्विक ठोस। ओके, आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली उसी का कंटिन्यूएशन है, जो पॉइंट्स थे वो उतने में इनकम्प्लीट है, तो ये बाकी के पॉइंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन धनायन के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव एंड ग्रेजुअल, ठीक है, फ्लो बनाए रखते हैं, ठीक है, तथा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कंडक्टर्स नहीं होंगे, पहली बात तो कंडक्टर्स इसमें जिम्मेदार कौन हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल्स में हैं, उपस्थित हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, बल्कि उसके धनायन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनायन के नेटवर्क में पॉजिटिव और ग्रेजुअल फ्लो बनाए रखते हैं, जिसके कारण कि ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म, ठीक है। उसी प्रकार धातु के एक भाग में ऊष्मा प्रदान की जाती है, ठीक है। जो मेटल है उसके एक पार्ट पे हमने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें वर्तमान मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन जो उसमें फ्री और जो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट में है, उसमें क्या बोलते हैं, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है उस ऊष्मीय ऊर्जा को धातु के पूरे भाग में समान रूप से विस्तारित कर देती है। मतलब ये क्या, आप ऐसे समझ लो, आपने गैस पे एक भगोना चढ़ाया या कुकर चढ़ाया, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, तो उसमें आप जब बना रहे हो तो क्या होता है, जो हीट है वो क्या आप चारों तरफ से उसको दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, राइट। आपने उसको देना है सिर्फ बेस पे दे रहे हो, मगर धीरे 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 करके वो पूरी सतह पे फैल जाता है। क्यों?
क्योंकि जो वहां पे आप उस समय हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस सॉलिड पे, तो उसमें जो होने वाले उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं ना उस सॉलिड में, वो उस हीट को अपने साथ ले जाते हैं और इक्वली पूरे के पूरे जो बर्तन को गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो उसमें आप कह सकते हो कि गतिशीलता इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा को धातु के पूरे भाग में समान रूप से, ठीक है, इक्वली डिवाइड करती है, इक्वली रूप से ना उसको पूरा फैला देती है। धातुओं की विशेष चमक भी उनमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब मेटल्स में क्या, ऐसे तो गोल्ड भी है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, व्हाई दे शाइन? दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। जो उसमें प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं के वही उत्तरदायी हैं, उनके चमकने का कारण वही है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ये होती है धातुएं अत्यधिक अधातु वर्धनीय यानी कि मैलेबल तथा तन्य यानी कि डक्टाइल होती है। ठीक है, ओके, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, मेलेबल मतलब जिसको कि हम मेल्ट किस तरह से कर रहे हैं वो उसकी मेलेबिलिटी पे डिसाइड करते हैं, और वो कितना ठोस होने वाला है वो उसकी डक्टिलिटी, वो उसके प्रोडक्ट की डक्टिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को डक्टिलिटी या फिर मेलेबिलिटी या फिर मेलेबल या डक्टाइल में कोई इशू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट जैसे मैंने इस बार इस क्लास में अचालक के बारे में डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैं डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, एलैबोरेट कर। ओके, लास्ट हम लोगों का जो पार्ट आता है, 4 पार्ट बताए थे उसमें से तो लास्ट लिए हम असर संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड पे हैं। आध्यात्मिक क्रिस्टलीय ठोस, क्या? आध्यात्मिक क्रिस्टलीय ठोस जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनने के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में पूरे क्रिस्टल में जो आपस में परमाणु यानी कि जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं उसमें, सो उसके बीच जो सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बनने के कारण विस्तृत अनेक रूपता होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ये कई सारे आप इसको शेप्स फिगर्स में देख सकते हो। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं, तो जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक। सबसे पहली बात, सहसंयोजक का मतलब ये है कि इसमें अगर कोई बॉन्ड यूज हो रहा है तो वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड ही यूज हो रहा है, पहली बात। और ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में यूज हो रहा है, एटम्स के बीच में यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि एटम में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और ऐसे जब भी एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा और उसके द्वारा एक सॉलिड बना होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहा जाएगा। ठीक है, ओके, नेटवर्क सॉलिड को जायंट मॉलिक्यूल, विशाल अणु भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि विशाल अणु किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क सॉलिड होना चाहिए। अथवा नेटवर्क ठोस यानी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के जो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है। ठीक है, डायरेक्शन वाइज अगर बोला जाए तो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इस प्रकृति के होते हैं, इसलिए मतलब एक सम दार्शनिक होगा, एक सम दिशात्मक कह सकते हैं उसे, तो एक सेम डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ठीक है, जो उनकी कंडीशन रहती है, जिस पोजीशन पे वो रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में जब भी वो रहेंगे, जैसा मैंने बताया उनकी में फ्री मूवमेंट नहीं होती है, तो उनकी स्थिर रहने की वजह यही होती है कि उसमें डायरेक्शनल क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रहता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी या, sayonara।